हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम ग्रुप डिग्री केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पढ़ने वाले हैं पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, यानी पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ मतलब नेचर ऑफ मैटर। चाहे आप द्रव्य बोलिए चाहे पदार्थ बोलिए, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए पदार्थ किसे कहते हैं कि प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है। क्या होता है दोस्त? भार होता है। और जो स्थान घेरे, बस जिसका अनुभव हम क्या कर सकें, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, उसे क्या कहते हैं दोस्त? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। समझ में आया दोस्तों कि प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती हो या जिसका अनुभव हम कर सकें, किससे? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इसे क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी मान लीजिए लकड़ी है तो स्थान घेरेगा, इतना स्थान घेरेगा दोस्त कि नहीं? तो भार होगा इसका कुछ, इसका अनुभव कर सकते हैं। ठोस है, द्रव्य की गैस है। हवा का हम अनुभव करते हैं दोस्त। कोयला, हवा, पानी, संसार में प्रत्येक वस्तु सब क्या है हमारा दोस्त? पदार्थ है। आगे देखिएगा दोस्त, आगे क्या पदार्थों का हमने वर्गीकरण किया। क्या किया दोस्त? वर्गीकरण किया। कितने भागों में? तो कहेंगे पदार्थों का वर्गीकरण हमने किया दो भागों में। पहला किया भौतिक वर्गीकरण और दूसरा किया रासायनिक वर्गीकरण। समझ आया दोस्तों? पहले क्या किया? रासायनिक वर्गीकरण। और दूसरा क्या किया दोस्त? आप कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण और दूसरा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को हमने तीन भागों में बांटा: ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे है कि रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटा: एक शुद्ध पदार्थ में और दूसरा मिश्रण में। समझे दोस्त? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा, एक तो शुद्ध हो गया और दूसरा क्या था? मिश्रण हो गया। मिश्रण को भी हमने दो भागों में, एक समांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। शुद्ध पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा दोस्त। कितने भागों में? दो भागों में। एक तत्व और दूसरा क्या दोस्त? यौगिक यानी कंपाउंड। तत्वों को तीन भागों में बांटा: धातु, अधातु और उपधातु दोस्तों। दूसरा, जब कंपाउंडों को बांटा, यौगिकों को बांटा, तो हमने कहा कि कुछ यौगिक जो कार्बनिक होंगे, जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक, जैसे CH4, ये क्या है दोस्त? कार्बनिक यौगिक यानी मीथेन है। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, तत्वों की संख्या कुल मिला के 118 थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे तो हम भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस देखने वाले हैं कि ठोस किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या हो दोस्त? निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो दोस्त? निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे लकड़ी, तो इसका आकार और आयतन क्या होता है दोस्त? निश्चित होता है। कोयला, ईंट, लोहा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है द्रव कि द्रव किसे कहेंगे। देखिएगा दोस्तों कि द्रव कहेंगे किसे, कि जो द्रव है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, यानी परिवर्तनशील होता है। यानी 1 लीटर आप पानी लेते हैं तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप छोटे से बर्तन में डाल दें उसे, चाहे बड़े से बर्तन में, लेकिन उसका आकार क्या होता है दोस्त? परिवर्तन हो जाता है। यानी
जिस बर्तन में रख दिया जाए वो उसी का आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये लिखा ना, इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकार क्या कर लेता है दोस्त, ग्रहण कर लेता है। बाल्टी में रखेंगे तो उसका आयतन क्या 1 लीटर था तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या होगा दोस्त, बदल जाएगा। डिब्बे में रखेंगे तो डिब्बे का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन निश्चित रहेगा दोस्त। जैसे पानी हो गया, द्रव हो गया, दूध मतलब, अल्कोहल हो गया, स्याही हो गया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गैस के बारे में देखते हैं। गैसों के बारे में क्या कहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गैसों के बारे में कहा कि गैसों का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी परिवर्तनशील होते हैं दोस्त। यानी जो गैस होते हैं इनके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। यानी गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार क्या कर लेते हैं दोस्त, ग्रहण कर लेते हैं, और आयतन भी परिवर्तन हो जाता है दोस्त। जैसे ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, Cl2, क्लोरीन गैस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। आणविक आकर्षण ठोस, ध्यान दीजिएगा कि आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, यानी आंतरिक स्थान किसे कहते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट हमारे पास, ये 5-6 पॉइंट है दोस्त, देखिएगा। इस सबको क्या करते हैं हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे हम ये ले लेते हैं, एक ठोस ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक ठोस ये ले लेते हैं दोस्त, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम कुछ देखिए, अब ये जो ठोस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्त क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। ठोसों के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दोस्त, बहुत पास पास होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं उनके बीच एक बल काम करता है जिसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, और उनके बीच का जो स्थान होता है बहुत कम होता है। यानी ईंट जो है उनके जो मॉलिक्यूल्स है यानी जो अणु हैं वो क्या है, बहुत पास पास हैं दोस्तों। पास पास होने की वजह से वो ठोस है, अगर वही दूर दूर होती तो वो गैस कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे अब जैसे हमने ठोस लिया उसी प्रकार से दोस्त हम एक लिक्विड लेते हैं, और देखिएगा इसमें अब जो लिक्विड होते हैं यानी द्रव जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, थोड़ा दूर दूर होते हैं दोस्त। ठीक है, दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जो आणविक आकर्षण बल होता है यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो ठोस के पीछे क्या होता है दोस्त, कम होता है, और सबसे कम गैस में होता है। क्यों, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए गैस का पात्र है दोस्त, ये हमारे गैस के पात्र हैं। अब इनकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, बहुत दूर दूर होते हैं दोस्तों। इसीलिए इनमें जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे। अब पॉइंट वाइज समझते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है दोस्त, ठोस में होता है। क्यों, क्योंकि इनके जो अणु हैं यानी जो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और उससे कम पास पास किसके होंगे, दूर, और सबसे दूर दूर किसके होंगे, गैस के। इसीलिए गैस की विसरण दर सबसे अधिक होती है। क्यों, क्यों इनके मॉलिक्यूल्स जो कि दूर दूर होते हैं, और इत्र, जैसे इत्र हुआ, इत्र के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, तो बहुत दूर दूर इनके जो कि मॉलिक्यूल्स जाते हैं और सुगंधित करते हैं दोस्तों। तो ठोस में जो कि अंतर आणविक सबसे कम होता है, और उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक आणविक आकर्षण किस में होता है, कहेंगे ठोस में, सबसे कम गैस में। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्त। अब जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे दोस्त, पास पास होंगे, तो उनके बीच में जो उनका आंतरिक स्थान है वो कम तो कम होवे करेगा, और जिनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उनके बीच का स्थान क्या होगा दोस्त, बहुत अधिक होगा। यानी ठोस के मॉलिक्यूल्स पास पास होने के कारण इनके बीच के जो आंतरिक स्थान होता है बहुत कम होता है, और गैसों के बीच में मॉलिक्यूल्स उनका दूर दूर होने के कारण उनके जो बीच में स्थान होता है वो क्या होता है दोस्त, अधिक होता है गैसों में। अब
जिनके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं उनकी गति ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो कह सकते हैं गैस का जो क्या गति ऊर्जा अधिक होगा, द्रव होगा तो और कम। अब जैसे किसी भी रूम में या कहीं पे भी, या मान लीजिए इत्र या CO2 का रिसाव हो जाए या मिथाइल मरकैप्टन का रिसाव हो जाए, तो आप नाक से सूंघ लेते हैं और पता करते हैं कि हाँ कि गैस महक रहा है, या फिर तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ क्या महक रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स की जो गति ऊर्जा क्या होती है दोस्त, अधिक होती है, इसीलिए। लेकिन ठोस के बारे में आप ऐसा नहीं पहचान सकते दोस्तों। और जिनकी गति ऊर्जा अधिक होती है उनकी विसरण की दर क्या होती है दोस्त, अधिक होती है। जैसे गैस की गति ऊर्जा अधिक होने के कारण इनकी विसरण की दर क्या होगी दोस्त, अधिक होगी। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि विसरण की दर सबसे अधिक होती है, कहेंगे गैसों में, और सबसे कम किस में होती है दोस्त, ठोसों में। और जिनकी विसरण की दर अधिक होती है उसका ऊष्मीय प्रसार भी अधिक होता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, उनका ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, अधिक होता है। और जिनके विसरण की दर कम होती है उनका ऊष्मीय प्रसार क्या होता है दोस्त, कम होता है। यानी गैस की विसरण दर अधिक होने के कारण ऊष्मीय प्रसार क्या होगा दोस्त, अधिक होगा। और सबसे कम किसका होता है दोस्त, ठोसों का होता है। ठीक है दोस्त, घनत्व की बात की जाए तो जिनके मॉलिक्यूल्स जितने पास पास होंगे उनके बीच का जो घनत्व है दोस्त उतना ही अधिक होगा। तो ठोस के मॉलिक्यूल्स पास पास होने के कारण तो कहेंगे ठोस का मॉलिक्यूल जो कि घनत्व क्या होगा दोस्त, बहुत अधिक होगा। और गैस का मॉलिक्यूल सबसे कम होने के कारण, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने के कारण, तो क्या कर सकते हैं दोस्त, गैस का जो है घनत्व क्या होगा दोस्त, सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका आगे का टॉपिक्स हम कल की वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस चैप्टर्स को पढ़ पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। जिस प्रकार से रेलवे में ग्रुप डी के लिए भी CBT 2 का घोषणा कर दी गई है दोस्त, तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।